जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे थे? तो मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य चल रहे थे, हम लोग देख नहीं रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे हम लोग, यानी क्या पढ़ रहे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कौन सा? तो मौर्य डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो इमेज में आपको दिख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का इमेज, चंद्रगुप्त मौर्य का आइडल है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग देखते हैं क्या? तो शेष भाग, यानी रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम लोग। शादी वगैरह करवा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो और बातें देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, एक एक करके सारी पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है 305 बीसी में। ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी इसने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व हराया। He defeated Seleucus Nicator in 305 BC। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया तो संधि हुई दोनों लोगों के बीच में। हाँ, कर्नेलिया से मैरिज के बाद आगे बढ़ते हैं। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। जब सेल्यूकस निकेटर को हराया तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोगों के बीच संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपने 4 प्रांत, वो 4 प्रांत कौन थे? तो काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर, जिसे मकरान भी कहते हैं, तो वो किसको देता है? उस समय उसका नाम था एरिया अराकोसिया जड्रोसिया पेरिप्लमिसडाई। वो किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? 500 हाथी, 500 एलिफेंट किसे प्राप्त करता है? तो 500 हाथी देता है किसको? तो सेल्यूकस निकेटर को, कि ताकि दोबारा, और दोनों में एक वैवाहिक संबंध हो जाता है। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का भी शादी करवा देता है। किससे? कार्नेलिया, जिसे हेलेना कहते हैं, उसकी भी शादी करवा दिया जाता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं एक एक करके। इसके बाद क्या होता है? सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। अब ये 4 प्रांत क्या था? यानी 4 प्रोविंस। कितने हैं? तो 4 प्रोविंस। अब ये 4 प्रांत कौन थे भाई? तो ये 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। हेरात एंड बलूचिस्तान क्या क्या थे? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को भी एक नाम दिया जाता है, क्या? तो मकरान कहते हैं इसे। मकरान मिलेगा तब भी मार्क कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक, दोनों में से कुछ भी मिलता है तो मार्क कर देना है। मकरान मिलेगा तो मकरान भी मार्क कर दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। ठीक, और क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का शादी, ये तो पता ही चुका, तो अपनी डॉटर का शादी, पुत्री का शादी किससे करवाता है? पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया।
चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया, ठीक है ना। और इसकी पुत्री के बारे में डिटेल तो मैंने बता दिया, पुत्री के बारे में तो बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। तो पुत्री इसकी कौन थी, तो इसके बारे में तो बता दिया। इसकी डॉटर कौन थी, कार्नेलिया, यानी कौन, हेलेना। हेलेना कल चर्चा हो ही चुका है इसके बारे में, ठीक। चंद्रगुप्त ने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया, हाँ, उस समय का नाम था इसका एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिपेमिस डाई। ध्यान रखना, उस समय का भी नाम अगर आपकी इच्छा लिखने का तो लिख लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाता है। एरिया अराकोसिया, अराकोसिया जेड्रोसिया, जेड्रोसिया और क्या, पेरिपेमिस डाई, पेरिपेमिस डाई। ये आपको नहीं पूछा जाएगा, बस लिख दिया हमने, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया तो उस समय पूछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिपेमिस डाई, ठीक है, तो पूछा नहीं जाएगा, ये आपको हमने लिख दिया है। और बात कर लेते हैं रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया, तो रिटर्न में 500 एलिफेंट देते हैं। और रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य का रिटर्न गिफ्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी प्रदान किया, 500 हाथी सेलुकस को प्रदान किया, सेलुकस को प्रदान किया। बस इतना जान लीजिए, प्रदान किया। कितनी हाथी सेलुकस को प्रदान करता है, 500। चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल कहां थी, कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा, कहां पर होगा, तो पाटलिपुत्र। कहां पर होगा, तो पाटलिपुत्र, ठीक। पाटलिपुत्र कहां है, तो बिहार में। ध्यान रखना, इसकी राजधानी कहां पर होगी, पाटलिपुत्र। नहीं, व्हाइट एलिफेंट नहीं, विनोद जी एलिफेंट देता, व्हाइट एलिफेंट नहीं, व्हाइट एलिफेंट भगवान बुद्ध का सिंबल माना जाता है बेटा, पाटलिपुत्र, ठीक। और बातें कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था, तो ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था, जैनिज्म था, जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। और बातें कर लेते हैं, ये कौन है, मेगास्थनीज, 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 मेगास्थनीज कौन थे भाई, तो मेगास्थनीज कौन था, ये था एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर। ये कौन था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इसने एक किताब लिखी है जिसे कहते हैं क्या, इंडिका। कौन सी किताब लिखता है, इंडिका नामक किताब लिखता है। तो बार बार पूछा जाता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता। और कौन सी किताब लिखता, तो इंडिका, ठीक है ना, इंडिका इनकी किताब होगी, ध्यान रखना। मेगास्थनीज क्या था, तो एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। और बातें कर लेते हैं, came into the in the court of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी बुक कौन सी हो जाएगी, तो इसकी बुक हो जाएगी क्या, तो इंडिका। कौन सी किताब हो जाएगी, इंडिका। किसके दरबार में है, तो सेलुकस निकेटर का राजदूत, सेलुकस निकेटर का राजदूत। और बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया।
इसकी किताब कौन सी हो जाएगी? तो इंडिका। इसको याद कर लेना कि मेगास्थनीज इंडिका कार में मेगास्थनीज इंडिका कार में बैठ करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सी कार में बैठ के? तो इंडिका कार में बैठ के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर से समझ लीजिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कौन सी कार से? तो ध्यान रखना, इंडिका कार से। तो इंडिका कार से, इंडिका कार में बैठ करके ऐसे याद कर लेना है, ठीक। हाँ, नहीं, हेलेना के साथ तो पहले था, बाद में प्रॉपर दूत बन के मैसेंजर बन के भेजा जाता विनोद जी, प्रॉपर मैसेंजर बना करके भेजा जाता, ठीक है बेटा, प्रॉपर मैसेंजर बना करके भेजा जाता चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए, हाँ, इंडिका कौन सी भाषा में? बताओ भाई, कौन सी भाषा होनी चाहिए? हाँ, इन्होंने कई सारे लेखन किए थे, ध्यान रखना। वो सारे लेखन अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जब इनके बारे में, इन्होंने मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्यकालीन राजनीति के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में कई सारी चीज लिखते हैं। इंडिका में क्या मिलता है? तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के मौर्यन सोसाइटी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, कई सारी चीजें लिखते हैं महोदय जी। तो जो मौर्य का समाज पढ़ेंगे फिर वहां पे चर्चा करेंगे। हाँ, ग्रीक लैंग्वेज, इसमें क्या करना, ग्रीक लैंग्वेज। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। यहां पे एक झील दिख रहा होगा जिसका नाम है सुदर्शन झील। कौन सा झील है? तो सुदर्शन झील। कौन सा लेक है? तो सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील कहां पर है प्यारे बच्चों? तो सुदर्शन झील कहां पर? गुजरात में। कहां पर है? तो गुजरात में, ठीक। समकालीन क्या है सर? समकालीन तो यहां पर बात ही नहीं हुई है, तभी समकालीन के पॉइंट कहा गया। समकालीन का मतलब एक ही टाइम में होना। जैसे आप प्रतिभा हम लोग के कंटेम्प्रेरी पढ़ रहे हो तो सेम टाइम होना बेटा, एक ही समय में होना, उसी को कहते हैं कंटेम्प्रेरी। यहां पर देखो कि झील दिख रहा होगा, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की अगर बात कर लेते तो कहां पर है? तो सौराष्ट्र गुजरात में। कहां पर है? तो सौराष्ट्र गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र गुजरात में। अब मुद्दा तक किसने बनवाया था? बिल्ट कौन करवाएगा, मतलब बनवाया कौन था? कौन बनवाएगा इसके? तो इसको बनवाता पुष्यगुप्ता। कौन बनवाता? पुष्यगुप्ता। पुष्यगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसको बनवाता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्ता। बिल्ट कौन करवाता है? तो पुष्यगुप्ता। कौन बनवाता है? तो पुष्यगुप्त। ये कौन था? तो गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का गवर्नर। सौराष्ट्र का गवर्नर। ये और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ध्यान रखना है, अपॉइंटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अपॉइंटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। सौराष्ट्र क्या, गुजरात का एक क्षेत्र है बेटा, को सौराष्ट्र जिसे कहते हैं। गुजरात का नाम सुना ना, गुजरात का एक क्षेत्र है सौराष्ट्र। तो गुजरात में एक प्लेस है सौराष्ट्र जिसे कहते हैं हम लोग सुदर्शन झील, काफी बेहतरीन झील मानी जाती है। जैसे पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त नहीं मिलेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य मार्क कर देना, ध्यान रखना। क्या मार्क कर दोगे, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसी का गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने। ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है, ठीक, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता कैसे चलता है कि भाई पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने, या पुष्यगुप्त का किसका कमांडर था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये किससे पता चलता है, तो एक आपको जूनागढ़ का अभिलेख है, कौन सा इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख रुद्रदामन का, उसी से पता चलता है कि मौर्य लोग, तो कहने का मतलब मौर्यों का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य तक इसका प्रशासन जो हो जाता है, कहां तक हो जाता है, तो सौराष्ट्र तक हो जाता है। ठीक, तो कहां तक हो जाता है, सौराष्ट्र तक इनका हो जाता है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है पूरा पूरा सौराष्ट्र तक इनका पूरा क्षेत्र हो जाता है। ठीक, क्लियर है सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा एक बार फिर से ओवरऑल लेते हैं। चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस, माता का नाम मूरा, फादर का नाम सर्वार्थ सिद्ध मौर्य, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब मगध में इसी के समय 12 सालों का अकाल पड़ता है। कितने सालों का, तो 12 साल का अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है तो गद्दी छोड़ करके भाग जाता है, कहां पर, तो गद्दी छोड़ के चला जाता है कहां पर, तो श्रावण बेलगोला। कहां चला जाएगा, श्रावण बेलगोला। ठीक है, he went to श्रावण बेलगोला, बेलगोला, श्रावण बेलगोला कहां पर है, तो कर्नाटका में। विथ जैन संत भद्रबाहु, विथ जैन संत भद्रबाहु, वह श्रावण बेलगोला कहां पर, कर्नाटक में, कर्नाटक चला गया, कर्नाटक। और श्रावण बेलगोला यानी कर्नाटक भद्रबाहु के साथ चला गया, भद्रबाहु के साथ चला गया। इसी में हिंदी में और एक्स्ट्रा लिख दो, जो कि जैन संत थे, जो कि जैन संत थे। तो जैन भिक्षु थे, जैन भिक्षु भद्रबाहु के, जो कि जैन भिक्षु थे, उन्हीं के साथ माइग्रेट करके चला जाता कहां पर, श्रावण बेलगोला। कहां पर, तो श्रावण बेलगोला। और वहीं पर क्या हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। कैसे मरता है, तो इसकी मृत्यु कैसे होगी, तो संलेखना पद्धति। संलेखना क्या होता है, संथारा क्या होता है, इसमें व्यक्ति बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अपनी बॉडी का त्याग करता है। कैसे त्याग करता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है 5 रोटी सुबह खाता है, 5 रोटी शाम को खाता है। ठीक है, संलेखना पद्धति क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 5 रोटी कोई व्यक्ति सुबह खाता है, 5 रोटी शाम को खाता है। ठीक, तो 5 रोटी सुबह, 5 रोटी शाम को, तो एक हफ्ते में 1 रोटी कम करेगा सुबह के समय। फिर अगले हफ्ते 1 रोटी सुबह कम किया तो 1 हफ्ते उसी पे चलेगा। अगले हफ्ते 1 रोटी कम किया तो 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम। फिर अगले सुबह 1 रोटी कम किया, फिर अगले इस तरह से शाम को 1 रोटी कम किया। मतलब एक समय करते करते धीरे धीरे, मतलब खाना धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इंसान पानी पर चला जाएगा और पूरा तड़प तड़प के अपनी बॉडी का त्याग, मतलब पूरी कैसे कहते हैं, काया क्लेश, बहुत ज्यादा तड़प तड़प के अपनी बॉडी का त्याग करता है। मॉडर्न टाइम में उसे सुसाइड का दर्जा दिया जाता है। आज ये करना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। वैसे अपने घर में आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, बट नॉर्मली देखा जाता है आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसे संलेखना पद्धति को अगर कर रहे हो तो ये ठीक नहीं माना जाता है। ठीक, तो इसका महोदय जी का, अच्छा क्यों मूव करते हैं, क्योंकि मगध में 12 सालों का अकाल पड़ जाता है।
कर्ण फेमाइन इन मगध। मगध में अकाल। मगध में अकाल। मगध में अकाल कितने सालों का पड़ता है? तो ध्यान रखना 12 ईयर्स का, 12 सालों का, 12 सालों का अकाल पड़ जाता है। और इन महोदय जी की डेथ देख लेते हैं। डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सभी का क्लियर है? एक बार बता दें सारे बच्चे, सभी बच्चे बता दें। टू 298 BC कहां पर? तो श्रावण बेलगोला। सभी बच्चे बताएं, सभी का क्लियर है? श्रावण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक। श्रावण बेलगोला कहां पर? कर्नाटक। ठीक, कैसे? तो बाई संलेखना सिस्टम संलेखना पद्धति द्वारा, या इसी को कहते हैं फास्टिंग सिस्टम। उपवास विधि, ये बार बार आपके एग्जाम में रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक, चलिए। विनोद यस सर, राणा यस सर, सुजल, संदीप, तुलिका, ओमकार, आकांक्षी, आदित्य, आशीर्वाद। संलेखना पद्धति इसलिए करते हैं कि हाँ पुनर्जन्म हो जाए, वो उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन वो ठीक नहीं माना जाता। एलोन, अनुज, दिवाकर, आशीर्वाद, अखिल जी, विकास जी, सूरज जी, सभी का क्लियर। सौरभ जी बहुत बढ़िया, सभी के क्लियर। सौरभ पाल, अंजलि वेरी गुड, रोहित, सभी के क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया सभी के। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सभी का क्लियर है, तो ये हो जाता है, उसे कहते हैं संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति कहते हैं इसी को। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इसके बाद अगला राजा कौन बन गए? तो बिंदुसार। देखो सीरियल वाले बिंदुसार हैं, ध्यान रखना। मस्त वाले सीरियल वाले, तो कितना बढ़िया लग रहा फोटो। हमने कहा यार सीरियल वाला ही लगा देते इस बार, मस्त वाले फोटो हैं। ठीक, हालांकि इतना बढ़िया थे नहीं, लेकिन अब चूंकि फोटो में है तो हमने कहा भाई चलो कोई बात नहीं। ये हो गए महोदय जी कौन? बिंदुसार। कौन हो जाते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 298 BC से लेकर के 273 BC तक इनका टाइम पीरियड होगा। ठीक है। इनकी मदर कौन होंगी? इनके फादर कौन होंगे? इनकी वाइफ कौन होंगी? और इनके सन कौन होंगे? सन की जगह सन्स कहना ठीक रहेगा, चलो सनीर कहने दो। पहले इतना देख लेते पत्नी, अब सन देख लेते। तो देखते एक एक करके। तो इनकी माता का नाम क्या होगा? तो इनकी माता का नाम, हाँ इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? तो दुर्धरा। कैसे पैदा होंगे? अब इनकी कहानी सुनाते हैं आपको। दुर्धरा कौन हो जाएंगे? दुर्धरा। पिता कौन हो जाएगा? तो सभी को लिखवाई दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। इनकी वाइफ कौन होंगी? तो इनकी वाइफ होंगी सुभद्रांगी।
कौन होंगी? सुभद्रांगी। और दूसरी वाइफ इनकी हो जाएंगी कौन? चारुमित्रा। अब इनके बेटे की बात कर लेते हैं, तो अगले पेज पे बेटा ले लेते हैं। इनके सन की बात कर लेते हैं, तो इनके कितने पुत्र थे भाई? तो इनके सन की बातें कर लेते हैं। तो हाँ, इनके बेटे की बात कर लेते हैं, तो बेटा इनका हो जाएगा कितने? तो टोटल माना जाता है 5, टोटल 100 + 1, ऐसे कह लीजिए 99 + 2, ठीक, यानी कितने? तो 101 बेटे माने जाते हैं। ठीक, कहीं कहीं 100 ही लिखा होता तो 101 बेटे माने जाते, 2 मतलब 101 बेटा। कैसे? तो अगम कुआं पटना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अगमवेल। अगम कुआं पटना। अगमवेल कहां पर है? अगम कुआं कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, कुआं पटना, अगमवेल पटना। कहां पर? तो अगमवेल कहां पर हो जाएगा? पटना। अगम कुआं कहां पर? तो पटना में, उसके अनुसार। ठीक, कौन कौन इनके बेटे थे, कौन कौन इनके बच्चे थे? हाँ, अब इसमें क्वेश्चन मार्क, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल विश्वास जी, हमें भी विश्वास नहीं होता कि इम्पॉसिबल तो है ही, लेकिन अब अगम कुएं में कहा गया अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके पटना के अगम कुएं में डाल दिया। जो बच्चे पटना के होंगे, इसमें पढ़ रहे होंगे, तो अगम कुएं में घूमने जाना, वहां पर लिखा होगा, ठीक नहीं, ये कोई बुक नहीं है, वहां पर अगम कुआं में जाओगे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ एक प्लेस है, ध्यान रखना। और कहा गया इसी कुएं में अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर इसी कुएं में डाला है, इसी कुआं में डाला है। तो पटना में आप जाओगे घूमने, अगर जो बच्चा होगा, आप पटना के अगल बगल में कभी घूम के आना, तो 99 भाइयों की हत्या करके, तो 99 तो वो हो गए, 2 भाई, एक बेटा अशोक, दूसरा अशोक, तो 99 थोड़े असंभव वाली बातें हैं, लेकिन अब क्या ही करोगे। अगर इतिहास कहता, अब अगर आपका कह लीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी होती तो 100% क्लियर हो जाता कि वास्तव में इतने बच्चे थे या नहीं थे। क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है, अगर होते तब तो संभव 100% हो जाता, जो कि अब वो प्लेस ही नहीं है, तो कैसे माने। तो कुछ बच्चों के नाम जो दिए जाते हैं, उन्हीं बच्चों के नाम हम आपको लिख दे रहे हैं जो इतिहास में मिलते हैं। उन बच्चों में कौन होता है? तो अशोका, सबसे बड़ा होता है सुसीम, श्यामक, अशोका, बिट्ट अशोका, एटसेट्रा कर लीजिए। लिखित रूप से 4 मिलते हैं, लिखित रूप से 4 बच्चे मिलते हैं, सुसीम, श्यामक, अशोक, और कौन हो जा रहा? बिट्ट अशोक। ध्यान रखना, फिर से आपको यहां पर रिवाइज करवा दे रहा हूं, 101 बच्चे, जो कि क्वेश्चन मार्क, समझना असंभव वाली बात है। फिर से यहां पर, हाँ सर, इसने भी मैरिज पॉलिसी, इसने कोई मैरिज वैरिज पॉलिसी नहीं अपनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी कोई मैरिज पॉलिसी नहीं अपनाते, लोग मैरिज वैरिज वाली पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। ठीक, तो ये ऐसा कोई पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो 99 भाइयों की हत्या कर पटना के अगम कुएं में डाल देता है। ये इसीलिए जब अशोक पढ़ोगे वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, यहां तक क्लियर। अब बिंदुसार के पैदा होने की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं।
अब देखो अदर नेम ऑफ बिंदुसार, अभी एक एक करके आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या नाम होते हैं भाई, देख लेते हैं। अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस, अमित्रोघाता, अमित्रोघाता, सिंहासेना, सिंहासन जिसे कहते हैं, बिंदुपाल, बिंदुपाल, भद्रासार, ये सब इसके नाम थे। किसके? बिंदुसार के। यानी क्या? अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस, अमित्रोघाता, अमित्रोघात, सिंहासन, सिंहासन, बिंदुपाल, बिंदुपाल, भद्रसार, ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं? ठीक, ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं? बिंदुसार के नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? बिंदुसार के। ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं? बिंदुसार के। और बात कर लेते हैं सारे के सारे नाम। ठीक, और बातें कर लेते। इसके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, तो 3 मंत्री होते हैं इसके, मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के 3 मंत्री हुआ करते थे। बिंदुसार के 3 मंत्री हुआ करते थे, ध्यान रखना। ठीक, चाणक्य, खल्लाटक और राधा गुप्ता। बिंदुसार के मंत्री तो कौन कौन मंत्री थे भाई? चाणक्य, चाणक्य यानी पहला। दूसरा हो जाएगा राधा गुप्ता, दूसरा हो जाएगा खल्लाटक, और सबसे आखिरी में हो जाएगा कौन? राधा गुप्ता। राधा गुप्त तीसरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कहानी हो जाएंगे। चलिए अब बिंदुसार की थोड़ी सी कहानी हम आपको चंद्रगुप्त की सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा चंद्रगुप्त की कहानी। चंद्रगुप्त को चाणक्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया करता। जो कहानियां बहुत प्रचलन में है, मैं वही कहानी सुना रहा हूं आपको कि चंद्रगुप्त को चाणक्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या दिया करता था? जहर दिया करता था। क्यों दिया करता था भाई? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्यों दिया करता था? चंद्रगुप्त को चाणक्य, सर ये कहानी नहीं नोट नहीं करनी होती है, बस ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त को चाणक्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया करता था। क्यों जहर देता था भाई? ताकि उसके ऊपर किसी भी जहर का प्रभाव ना पड़े। अब जैसे जैसे इंसान, सभी का आंसर ही होगा इम्यून करने के लिए, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। अब जैसे जैसे चंद्रगुप्त बड़ा होता गया, जहर की मात्रा क्या होती गई? बढ़ती गई। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सपोज करो किसी का जन्मदिन होता है, जैसे आप दोस्तों की पार्टी में जाते हो ना, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, जस्ट एक एग्जांपल लो, किसी का जन्मदिन है, कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए उसका जन्मदिन है, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राजू का जन्मदिन है, बर्थडे है राजू का, थोड़ी देर के लिए किसी का राजू होगा तो अपनी भावना पे ठेस ना पहुंचाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावना के ठेस को पहुंचाना नहीं है। राजू का जन्मदिन है, इसके 4 मित्र हैं, कोई भी 4 मित्र ले लो। ठीक, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कोई भी हो जाए। 4 मित्र हैं, चारों मित्र हैं। अब ये चारों मित्र कभी कभी वो ओकेजन पे क्या करते हैं?
थोड़ा नशा करते हैं, बियर वगैरह लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे इंसान नशे में फंसता है। देखो अभी कभी कभी वो ओकेजन पे लेते हैं, राजू का जन्मदिन है और मित्रों ने कहा यार तुम पार्टी में व्यवस्था किया कि नहीं किया है, पार्टी में व्यवस्था कर रखे हो कि नहीं कर रखे हो। तो राजू ने कहा बिल्कुल दोस्त व्यवस्था कर रखे हैं। व्यवस्था करके रूम पे अपने ले आए, चारों मित्र उसके रूम पे पहुंचे और राजू बेचारा कभी ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करता था। तो मित्रों ने उसे फंसाने के लिए क्या किया कि यार तू भी ड्रिंक ले ले। अब वो बेचारा कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है और बाकी मित्र अपना ओरिजिनल वाला हिसाब किताब चल रहा है। मित्रों ने कहा यार तेरा जन्मदिन और तू ही नहीं लेगा तो कैसे हम लोग पियेंगे, कैसे भी हम लोग खाएंगे। तो उसने कहा नहीं मैं कभी नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मित्रों ने कहा अच्छा ठीक है चल मत ले, जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है उसमें भी तो अल्कोहल होता है, तो एक काम कर एक बूंद ले ले। तो ऐसे एक सीख से लेकर के ऐसे छोटा सा पॉइंट से लेकर के ऐसे 2 बूंद ऐसे हाथ डाला और बोला ले 2 बूंद कर दिया। अब कम से कम 7 तू पार्टी दे दे, बस सिंपल सा बात है। अब राजू कभी नहीं कुछ खाता पीता था, उसने क्या किया उनका साथ देने के लिए दोस्ती के नाम पर उसने जैसे मुंह से लगा लिया कि चलो अच्छा ठीक है भाई छोड़ो थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको हल मुंह से लगाया। जैसे मुंह से लगाया वही मित्र जो चारों थे, इन्हीं मित्रों का स्टेटमेंट बदल गया और कहते हैं कि यार अब तुमने तो कंठी तोड़ दिया, 2 बूंद जो पिया आपने को अपने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ तो कसम तो तोड़ ही दिया, और अब कसम तोड़ दिया तो ले बढ़िया सा पैक। अब राजू को खूब बढ़िया पैक बना करके देने लगा। धीरे धीरे करके राजू नशे का इतना आदी हो गया कि उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, सब कुछ घर द्वार सब बिक गया राजू का और अंततः उसे पता नहीं चल गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब राजू का कंडीशन ऐसा हो गया कि सुबह हमें 2-4 पटियाला पैग पी ले तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नशे का वो हैबिचुअल हो गया था। तो नशा स्टार्ट ही ना करो। सबसे पहली बात तो आप लोगों के समझ के लिए कि नशा कभी नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि वो कब आपका लत बन जाए आपको नहीं पता होता है। आप शौक में स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटा था तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे जहर दिया जाता था और जैसे जैसे बड़ा होने लगा जहर की मात्रा उसकी बढ़ती चली गई। एक बार खाना निकला था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और गलती से खाना पहुंच गया चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी किसके पास, दुर्धरा के पास। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो गया जहर की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे बड़ा हो गया तो यही चीजें यहीं पर हो जाती है, क्वांटिटी इसकी बढ़ती चली गई, क्वांटिटी बढ़ती चली गई। एक बार खाना निकला था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, गलती से खाना पहुंच गया दुर्धरा के पास। दुर्धरा ने खाना खा लिया और ये कहानी बड़ी पॉपुलर हुई थी। चाणक्य भागा भागा आता, कहला आपने खाना खा लिया? कहना खा लिया। तो कहना खाना खा लिया तो आपको मरना होगा। बगल में जो सैनिक खड़ा था सोल्जर, उसकी तलवार खींचता है और इनका गला काटता है और पेट चीरता, क्योंकि प्रेगनेंसी की कंडीशन में थी दुर्धरा जी। पेट चीरता और पेट चीर के जिस बच्चे को बाहर निकालता है वही था कौन, बिंदुसार। अब चूंकि इसने पेट चीर के बच्चे को बाहर निकाला तो इनके चेहरे पर, जो चीनी लेखक है कहते हैं इनके चेहरे पर चूंकि उस पॉइजन का इंपैक्ट पड़ चुका था। देखो भाई सिंपल सा, चाणक्य का उद्देश्य कितना बढ़िया था, मरते तो दोनों लोग, मां भी मर जाती बच्चा भी मर जाता। तो उस समय इतनी हॉस्पिटल तो थी नहीं कि बचा लिया जाए। तो चाणक्य ने ऐसे में सोचा कि अगर मां तो मरनी ही मरनी है, तय है लगभग, तो बच्चे को क्यों ना बचा लें। उसका उद्देश्य कितना बढ़िया था। तो उसने बच्चे को बचा लिया और चूंकि वो खाना खा चुकी थी तो बच्चेदानी पर जहर का इंपैक्ट पड़ चुका था और इनके चेहरे पर बहुत सारे बिंदु हो गए, इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता क्या, बिंदुपाल। अब यहां बहुत सुंदर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, चेहरे पर दुनिया भर के बिंदु हो गए, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, बिंदुपाल। क्या नाम पड़ गया, बिंदुपाल। ठीक, और इनका नाम क्या पड़ गया, बिंदुपाल। इनका अन्य नाम क्या है, बिंदुपाल। देखो बिंदुपाल इनका नाम पड़ता है। अन्य अमित्रोघाता, सिंहासेना, भद्रासार इत्यादि इनके नाम पड़ते हैं। चाणक्य इनका पहला गुरु था, बाद में खल्लाटक, बाद में कौन बनता, राधा गुप्ता। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से आते हैं कौन, बिंदुसार महोदय। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनका चंद्रगुप्त मौर्य का कोई बच्चा और था ही नहीं कि शासक बने, ऑप्शन के रूप में केवल यही था। और पूरे शासन की जिम्मेदारी चंद्रगुप्त मौर्य के न रहने के बाद पूरे शासन की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, तो हेलेना को बिंदुसार को पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। अब आगे की कहानी हम लोग अशोक में बात करेंगे। बिंदुसार कौन से धर्म को मानते थे, तो बिंदुसार जैन धर्म को नहीं मानते, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानते हैं। ठीक, कौन सा, अजीवक संप्रदाय को मानते हैं। ठीक,
Bindusara was follower of आजीविका सेक्ट। सभी का क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए सारे लोग। आजीविका सेक्ट was established by मक्खली पुत्र गौशाला। मक्खली पुत्र गौशाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना चलिए, हाँ गुरु जी, शिवम जी, नितिन जी, सुजल जी, राणा, विनोद प्रजापति, गौरी सेलर, बहुत बढ़िया। एलोन जी, आशीर्वादी जी, सूरज जी, दीपू जी, भगीरथ, रागनी, सिमू, गोविंद, अंजलि। चलिए, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। दुर्धरा बहुत सांसे थी, बिल्कुल। परीक्षित जी, सर चाणक्य के टाइम में विषकन्या का क्या रोल था? अभी बता रहे। विषकन्या क्या होती थी? उन्हें ट्रेन किया। दो तरह की विषकन्या होती थी। एक, जैसे उस समय क्या था, खाने पीने की चीजें थी नहीं, खाने पीने के जो है सोर्सेस नहीं थे। ठीक है बेटा, रहना आनंद जी, खाने पीने के सोर्स थे नहीं। तो खाने पीने के जब सोर्स नहीं होते थे तो जंगल के फल सब्जियां खाती थी। अभी बता रहे हैं आदित्य जी, थोड़ा धैर्य ले लीजिए, सब बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो खाने पीने के सोर्स थे नहीं, तो खाने पीने के सोर्स नहीं थे तो जंगल के फल वगैरह खा लेती थी, और जब फल खा लेती थी तो उनके अंदर विष आ जाता था, पॉइजन आ जाता था। तो एक तो मजबूरन विषकन्या बन जाती थी, मतलब नेचुरल रूप से। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे किसी क्षेत्र, उड़ीसा में क्या होता था, उड़ीसा के क्षेत्र खास करके, उड़ीसा के जो रीजन होता था, उड़ीसा के क्षेत्र में खाने पीने की चीजें नहीं थी ज्यादा, तो जंगल के फल फूल वगैरह लोग खा लेते थे। तो उसमें से कुछ बच्चियां ऐसी होती थी जिनको ये नहीं पता होता था कि ये फल खा लेना चाहिए, तो स्वाद के लिए थोड़ा सा मुंह में डाला, तीखा लगा, उठा के फेंक दिया, लेकिन थोड़ा सा खा लिया। और थोड़ा सा खाने से ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। जैसे धतूरा ले लीजिए, अगर धतूरा खा लिया जाए तो इंसान पागल हो जाता है, ठीक है, और मरने की कंडीशन आ जाती है। लेकिन अगर नशा जो करने वाले होते हैं को थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहते हैं, तो कहने का मतलब वही चीज है। हाँ, तो एक फ्रूट खाने से पॉइजन, हाँ वो हो जाता है रोहित जी। तमाम सारे फ्रूट्स होते हैं जो वहां पर देखने को मिलते हैं, जो बड़ा तीखा होता है, खाने से वो पॉइजन वाले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सर्प का वास होता था। उस जड़ों पर, उस वृक्ष पे सर्प रहते थे। तो एक तो कारण आपका ये बन जाता है, ठीक। दूसरा कारण ये होता है, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा कारण ये होता है कि उनको बनाया जाता था, उनको प्रिपेयर किया जाता था, उनको सांप का जहर थोड़ा थोड़ा दे देकर उनको पिलाया गया। तो दो तरीके से होता था। एक तो उन्हें प्रिपेयर कराया जाता, तो उन्हें तैयार कराया जाता था, ठीक। सर नेल में पॉइजन होता, हाँ बिल्कुल, नेल में पॉइजन होता था। उनके नेल में पॉइजन होगा, उनके दांत में पॉइजन होगा, और किसी को काट लिया तो मर जाएंगी, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे जहर आप देखोगे। नॉर्मल एक चीज आप खुद ही आइडिया लगा लो, नीम का पत्ता आप लोग देखोगे ना, वो एंटी पॉइजन माना जाता है। एंटी पॉइजन बेसिकली वो भी एक पॉइजन का ही फॉर्मेट है। नीम का पत्ता भी देखो बड़ा तीखा माना जाता है। जो लोग रेगुलर नीम का पत्ता करते हैं, नीम खाते हैं, गाँव वगैरह में देखोगे ना, लोग नीम का दातुन करते हैं, नीम के पत्ते खाते हैं। तो जो नीम के पत्ते खाते हैं, नीम के दातुन खाते हैं, उनके ऊपर देखो बिच्छू वगैरह, डंक वगैरह, इन सब का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आराम से जीवन यापन कर लेती है, ठीक। नीम का पत्ता उनके ऊपर है। हाँ, एंटीबैक्टीरियल है, बिल्कुल कह सकते हो। बैक्टीरिया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ऑलरेडी उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल हो गया, वो पूरा वो अपने आप में खुद ही एक पॉइजन, ऐसे कह लीजिए, खुद ही एक नीम का पत्ता पॉइजन, ऐसे कह लीजिए। बाकी जितने बैक्टीरिया सबको उड़ा देगा, ऐसे कह लीजिए। उनके लिए वो बारूद का काम करता है कि वो आए, उसके पहले उनका सेवा समाप्त। उनसे ज्यादा खलीफा है, कहते ना, उनसे बड़े खलीफा हैं। जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, भारत के किसी टीचर से जाओगे हिस्ट्री पढ़ने, मजा नहीं आएगा, कहोगे यार अमरेंद्र सर ही बढ़िया पढ़ाते हैं। हालांकि मैं खुद नहीं कहता, आप ही की विचारधारा है। तो आपको अगर अच्छा लगेगा, कहोगे यार सर से तो बड़ा मजा आता था पढ़ने में, उनका अलग ही अंदाज होता था, अलग ही तरीका होता था। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके तरीके अलग होते हैं पढ़ाने के, सबके तरीके होते हैं समझाने के। मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो आपके अगल बगल होते हैं।
नीम को खाने में मीठा लगता है। आनंद जी नीम के पत्ते खाइए, नीम नहीं खाना है, पत्ता खाना, पत्ता बेटा। हाँ सर, नीम को खाने में से मीठा लगता है जब स्नेक काट लेता है। हाँ बिल्कुल मीठा हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है ना कि सांप काट लिया, क्योंकि जहर ऑलरेडी पता हो गया और दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वलिटी हो जाती है दोनों की। मतलब आप एक चीज जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl हो गया, ठीक। NaCl को और किसी चीज से मिलाओगे, NaCl को जैसे मतलब एक तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट एसिड और बेस को जब आप मिलाते हो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है कि नहीं होता है। एसिड मिला लीजिए, बेस मिला लीजिए, दोनों जब मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कोई भी चीज मिलाएंगे ना, NaCl हो गया प्लस H2O कर लीजिए, कोई भी मिला लीजिए इस तरह से, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, तो एक H2O कर रहे हैं तो NaOH मिला लीजिए, मतलब एक सोडियम एक बेस और एक एसिड मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाला ने किया था। मक्खली पुत्र गोसाल ने किया। ये महावीर जी के समकालीन थे, लेकिन इनका विचारधारा अलग हो जाता है, इसलिए अपना किनारे हो गए, ठीक। तो ये अलग हो गए। तो मक्खली अजीवक संप्रदाय के लोग क्या करते थे, लोक परलोक की बातें नहीं मानते थे। वो कहते थे सब कुछ इसी लाइफ में पॉसिबल है, मरने वरने के बाद कुछ नहीं होता है, मरने वरने के बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ इसी लाइफ में क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मक्खली पुत्र गोसाल ने किया था। अब बिंदुसार के समय कुछ चीजें होती हैं। डाइमेकस इन्हीं के सरवार में आता है। डाइमेकस came into the court of Bindusara. He was ambassador of Antiochus. डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। जो कि एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत था। अब देखो एंटियोकस का राजदूत था। जब ये जो है डाइमेकस आता है तो बिंदुसार इससे कुछ चीजें डिमांड करते हैं। 3 चीजें से बिंदुसार डिमांड करते हैं और एंटियोकस उस पर प्रतिक्रिया देता है। 2 चीजें भेजता है, 1 चीजें नहीं भेजता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या डिमांड करते हैं बिंदुसार जी और एंटियोकस क्या क्या भेजता है। डिमांड ऑफ बिंदुसार, डिमांड ऑफ बिंदुसार, आंसर ऑफ एंटियोकस। बिंदुसार की मांग और एंटियोकस का उत्तर। क्या क्या मांगता है, तो सबसे पहला डिमांड होता है क्या उनका, तो पहला डिमांड होता है क्या, तो सबसे पहला डिमांड क्या होता है, स्वीट वाइन का, यानी क्या, मीठी मदिरा। पहला डिमांड बिंदुसार का होता है मीठी मदिरा। एंटियोकस कहते हैं भाई ठीक है, अगर आपकी इच्छा है स्वीट वाइन तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ठीक है, उत्तर देते हैं कि आपका डिमांड स्वीकार है। स्वीकार का मतलब भेज देते हैं, कहने का मतलब
ठीक, दूसरा डिमांड इनका क्या होता है? दूसरा डिमांड होता है सूखी अंजीर। दूसरा डिमांड क्या होता है? सूखी अंजीर यानी ड्राइड फिग। यानी क्या? तो सूखी अंजीर, सूखी अंजीर, इसे भी ये क्या करते हैं? एक्सेप्टेड, ये भी स्वीकार कर लेते हैं, कहते भाई ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा, फिलोसफर, यानी क्या? दार्शनिक। दार्शनिक, तो उसे मना कर देते कि भाई दार्शनिक नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? तो रिजेक्टेड। क्या होता है? रिजेक्टेड, यानी क्या? अस्वीकार, उसे स्वीकार नहीं करते, उसे क्या करते हैं? अस्वीकार। और कहते हैं हमारे फिलोसफर सेल परचेज के लिए नहीं है। ठीक, वो कहते हैं आंसर में कि नॉट फॉर सेल। हमारे जो दार्शनिक है वो सेल परचेज के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल। वो सीधे कहते हैं हमारे दार्शनिक बेचने के लिए नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान है और ज्ञान कहीं बेचा नहीं जाता है, दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता है, तो मना कर देते हैं कि हमारे दार्शनिक बिकाऊ नहीं है। तो स्वीट वाइन तो बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं, ड्राइड फिग तो बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाता है, दार्शनिक को क्या कहते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारे दार्शनिक बिकाऊ नहीं है। तो ये इनके उत्तर थे, ये इनके प्रश्न थे, और ये सारी बातें इनके समय में आ जाती है। ठीक, और बातें कर लेते हैं भाई। इन महोदय को मार देते हैं। बाकी अगला पॉइंट, इन्हीं के समय तक्षशिला में विद्रोह होगा, तक्षशिला और उज्जैन में अशोक को गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, तो वो हम लोग अशोक में पढ़ेंगे। इन महोदय की डेथ कर देते हैं और कल दोबारा थोड़ी देर के लिए इन्हें जिंदा करेंगे। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब होगी भाई? तो इनकी मृत्यु होगी कब? 273 बीसी में। ध्यान रखना, ये डेट आपको याद होना चाहिए। 273 बीसी में कहां पर होगी? तो पाटलिपुत्र में। ये डेट केवल कल तक याद रहे, बाकी भूल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाटलिपुत्र में बिंदुसार की डेथ हो जाती है। ठीक, एक पॉइंट और देख लेते हैं, लिख ही लेते हैं। अशोका वाज गवर्नर ऑफ उज्जैन एंड तक्षशिला। He was appointed by बिंदुसारा, बिंदुसार के द्वारा नियुक्त किया गया। अशोक उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था, जो कि बिंदुसार द्वारा नियुक्त किया गया। तब तक आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कल पढ़ेंगे हम लोग किसको? तो अशोका द ग्रेट, यानी किसको पढ़ेंगे? तो ग्रेट अशोका को पढ़ेंगे कल। ठीक, तो कल आपके शुरू हो जाएंगे अशोक। सर पढ़ते पढ़ते टाइम का पता नहीं, बिल्कुल ये जो टाइम का पता नहीं चलता, समझ लीजिए आप दिल से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को टाइम पता नहीं चलता, पूरा मन लगा के पढ़ते हैं, वो समझ लीजिए उन्हें टाइम बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और हाँ, एंटियोकस सीरिया के राजा माने जाते हैं, सीरिया नहीं मिलेगा तो आप ग्रीक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, कहाँ के राजा माने जाते हैं? तो सीरिया के राजा। कहाँ के? सीरिया के राजा, सीरिया के राजा। सीरिया नहीं मिलेगा तो आप मार्क कर दीजिएगा ग्रीक, छोड़ के नहीं आना है। सीरिया नहीं मिलेगा तो ग्रीक का एक पार्ट होता था, ग्रीक का भाग होता था, ये ग्रीक का एक पार्ट में के रूप में हो जाता है, पार्ट ऑफ ग्रीक का एक पार्ट हो जाता है। सीरिया उस समय अलग हो जाता है। ठीक, ग्रीक नहीं मिलेगा तो ग्रीक का पार्ट मान देना, पार्ट ऑफ ग्रीक, मतलब डिवाइड हो जाता है, पार्ट ऑफ ग्रीक कह लीजिए, ग्रीक का एक भाग मान लिया जाता था। ठीक सौरभ जी, चलिए और कोई सवाल किसी के मन में हो तो?
चलिए, हमें हिस्ट्री याद नहीं हो रही है। आसीन जी, हिस्ट्री को याद नहीं, हिस्ट्री को समझो, थोड़ा समझोगे अच्छे से अपने आप याद हो जाएगा। एकदम क्लास रेगुलर रहो और साथ साथ पढ़ते चलो, अपने आप 100% क्लास आपको पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी जुबान पर। जैसे आप में से कोई बच्चा से कोई सवाल पूछ लो, आप 1 सेकंड के अंदर बच्चा आंसर देगा, कोई भी सवाल कर लेती है। ठीक है, कीजिए, टाइम का पता नहीं चलता, अच्छी बात है, टाइम का पता नहीं चलना चाहिए। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड लगा दे, वेरी गुड। ये लो। नहीं, अभी गौरव जी डेट हमने आपको एक भी नहीं बोला याद करने के लिए, तो अभी डेट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। अभी डेट हमने नहीं याद करना है। सर, इस टाइम के समाज की कोई जानकारी, नितिन जी अभी जब इसका सोशल लाइफ पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे इनका समाज कैसा था, ठीक है। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं ही ना। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आता है, सबसे बड़ी बात है। कि हेलेना सेल्युकंदर की पुत्री थी या सेल्यूकस निकेटर की? हाँ, देखो, आप अपने नाम के आगे ही लगा रखे हो अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई भी चीज जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके 2 चीजें होती है, अनस्टेबल बॉय के 2 चीजें होती है। या तो आप जैन धर्म को फॉलो करते हो, या तो आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले अपने अंदर स्टेबिलिटी लाओ और प्रीवियस क्लास देख लो, आपको पता चल जाएगा किसकी बेटी थी, ठीक है। क्लियर? ये अगर किसी ने बताया, खुद से प्रेडिक्शन कर रहे हो तो अलग बात है। हेलेना सिकंदर की बेटी थी, किस व्यक्ति ने कह दिया आपको? चलिए, इतना खतरनाक आंसर दोगे यार तो मामला खराब ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, एग्जाम अच्छे से होगा, टेंशन नहीं लेना आपको। मस्त होकर के बस रेगुलर क्लास रहो, बस सिंपल सा। मैं एक ही चीज आपसे कहता हूँ कि आप मेरी क्लास में रेगुलर रहो। रेगुलरिटी आप अगर रखोगे तो आपको सिलेक्शन हर हाल में 20, जितने भी हिस्ट्री के सवाल आते हैं, सीडीएस में 20 आते हैं, उम्मीद रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करें। एनडीए में 15 के आसपास रहेंगे, तो वो भी 15 से 20 के बीच में रहते हैं, वो भी लगभग कंप्लीट करेंगे, तो कोई सवाल बचने ना पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।